नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों हम PGCIL का मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसके हमने 1 से लेके 60 तक ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इस सीरीज में हम 61 से लेके 120 क्वेश्चंस टोटल सॉल्व करेंगे। और दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि ऑप्शंस भी हिंदी में लेके आए, तो इस सीरीज में हम ऑप्शंस भी हिंदी में लेके आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, किस शक्ति संयंत्र से कोई अतिरिक्त हानि नहीं होती है? विच पावर प्लांट यील्ड नो स्टैंड बाय लॉसेस? दोस्तों स्टैंड बाय लॉसेस वो लॉसेस होते हैं जब प्लांट ऑपरेशनल तो होता है बट वो कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर रहा होता है। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें न्यूक्लियर पावर प्लांट की या स्टीम पावर प्लांट हो गया इसमें एंड डीजल पावर प्लांट, इसमें हमें बॉयलर को हमेशा ऑपरेशनल रखना पड़ता है। क्योंकि अगर हम बॉयलर को ऑपरेशनल नहीं रखेंगे तो उसको दोबारा स्टार्ट करने में काफी ज्यादा एनर्जी और काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं भी कर रहे हैं तो भी हम उस केस में इनके बॉयलर को ऑपरेशनल रखते हैं, तो इसका मतलब हम प्लांट को भी ऑपरेशनल रख रहे हैं। अगर हम बात करें दोस्तों न्यूक्लियर पावर प्लांट की, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं स्टीम एनर्जी में या भाप की शक्ति में से कन्वर्ट करते हैं, जिसके थ्रू हम अपना अल्टरनेटर रोटेट करते हैं। ये होता है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट। लेकिन अगर हम बात करें हाइड्रो पावर प्लांट की, तो हाइड्रो पावर प्लांट में दोस्तों हम वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं रोटेशनल एनर्जी में। इन केस हमें कोई इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड नहीं है तो हम सिंपली क्या करते हैं, वाटर को डाइवर्ट कर देते हैं। जैसे कैनाल में हमने डाइवर्ट कर दिया और अन्य किसी माध्यम से हम उसको डाइवर्ट कर देते हैं, तो इसमें कोई भी स्टैंड बाय लॉसेस नहीं होता है। हमें जैसे ही अगर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी हम वैसे ही डैम के डोर को ओपन कर देंगे, जिससे हमें वाटर का फ्लो इजीली हमें मिल जाएगा। तो इसमें हमें किसी भी इक्विपमेंट को हमेशा चालू रखने की जरूरत नहीं रहती है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज हाइड्रो पावर प्लांट का यही है कि इसमें स्टैंड बाय लॉसेस नहीं होते हैं और इसकी जो एफिशिएंसी भी होती है दोस्तों वो 85% से ऊपर होती है हाइड्रो पावर प्लांट की। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल शक्ति संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग डीसी मशीन की गति को मापने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ डीसी मशीन? दोस्तों डीसी मशीन की गति को मापने के लिए हम यूज करते हैं टैकोमीटर का, और टैकोमीटर को बोला जाता है घूर्ण वेग मापी। और दोस्तों टैकोमीटर खाली डीसी मोटर की स्पीड नहीं नापता है, इससे हम इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, सिंगल फेज एसी मोटर और अन्य तरह के रोटेशनल डिवाइस की भी स्पीड इजिली नाप सकते हैं। और दोस्तों टैकोमीटर के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे मैकेनिकल टैकोमीटर, इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर एंड इलेक्ट्रॉनिक टैकोमीटर। ये कुछ टैकोमीटर के प्रकार हैं। दोस्तों LCR मीटर इस्तेमाल होता है इम्पीडेंस नापने के लिए। धारा नियंत्रण यानी कि रियोस्टेट, ये करंट को कंट्रोल करके रखता है। अगर हमें किसी इक्विपमेंट में करंट को कंट्रोल करना है तो हम रियोस्टेट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कई सारे रजिस्टर कनेक्ट होते हैं जिससे हम करंट के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। और एमीटर का काम करंट को मेजर करना होता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन मॉसफेट के टर्मिनलों का प्रतिनिधित्व करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द टर्मिनल ऑफ अ मॉसफेट? दोस्तों एक मॉसफेट में 4 टर्मिनल होते हैं। सबसे पहले सोर्स टर्मिनल, देन गेट टर्मिनल, ड्रेन टर्मिनल एंड बॉडी टर्मिनल। दोस्तों ड्रेन टर्मिनल को बोलते हैं अववाहिका, सोर्स टर्मिनल को स्रोत और गेट टर्मिनल को गेट बोलते हैं। और दोस्तों मॉसफेट में ड्रेन टर्मिनल का काम है करंट को एग्जिट करना या करंट को बाहर भेजना जब मॉसफेट को हम ऑन करते हैं। सोर्स टर्मिनल से करंट एंटर करता है एंड गेट टर्मिनल से हम करंट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। तो ये तीनों के काम है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न में से कौन से कारक विद्युत प्रघात की तीव्रता में सहायक होते हैं? ए शरीर प्रतिरोध, बी मौसम की स्थिति, सी धारा का परिमाण, डी संपर्क अवधि। दोस्तों इसमें यह पूछा गया है कि कौन से ऐसे फैक्टर है जो इलेक्ट्रिक शॉक को अफेक्ट करते हैं। अगर हमारे शरीर में बिजली का झटका लग रहा है तो उसमें से कौन सी चीज क्या अफेक्ट करेगी? दोस्तों शरीर प्रतिरोध एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बिजली के झटके में। जब आपकी बॉडी दोस्तों ड्राई रहती है तो आपका रेजिस्टेंस काफी हाई रहता है, लेकिन अगर आपकी बॉडी गीली है तो आपको करंट का खतरा ज्यादा हो सकता है। वेदर कंडीशन भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेम चीज जैसे हमने पहले कही थी, ड्राई वेदर में करंट इजीली फ्लो नहीं करता है, लेकिन अगर बारिश का मौसम है तो वहां पे चांस रहता है कि इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर जाए। तीसरा होता है धारा का परिमाण, जिसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और मेन फैक्टर होता है इलेक्ट्रिक शॉक में। अगर दोस्तों करंट हाई हुआ तो शॉक तो आपको लगेगा ही, साथ में आपकी लाइफ को भी खतरा रहता है। इसमें भी एक थ्योरी होती है दोस्तों, अगर करंट 1 मिली एम्पेयर का हुआ तो आपको केवल झंझनाहट होगी, लेकिन अगर करंट 10 मिली एम्पेयर का हुआ तो आप बेहोश भी हो सकते हो। उस करंट से आपका शरीर पैरालाइज भी कर सकता है। और दोस्तों लास्ट है कॉन्टैक्ट पीरियड, कितनी समय तक आपने किसी तार को, किसी नंगे तार को आपने टच करा। जितनी देर आप टच करेंगे, बेसिक सा चीज है, जितनी देर आप टच करेंगे उतनी देर आपके शरीर से करंट फ्लो करेगा। तो ये चारों ही फैक्टर विद्युत प्रघात की तीव्रता में सहायक होते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, वोल्टता नियंत्रण विद्युत आपूर्ति में किस प्रकार के डायोड का प्रयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ डायोड इज यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेटेड पावर सप्लाई? दोस्तों हम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज करते हैं
जेनर डायोड का। दोस्तों जेनर डायोड में करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन में दोनों तरफ कंडक्ट कर सकता है। अगर हम नॉर्मल पीएन जंक्शन की बात करें तो उसमें करंट केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है। अगर हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें उस कंडीशन में पीएन जंक्शन कंडक्ट नहीं करता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जेनर डायोड में और नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में। और दोस्तों जेनर डायोड एक खास तरीके का सेमीकंडक्टर उपकरण होता है जिसे रिवर्स डायरेक्शन में काम करने के लिए डिजाइन किया गया होता है। और इसका काम क्या है दोस्तों, अगर कोई स्पेसिफिक वोल्टेज रेंज है, अगर वो वोल्टेज रेंज टूट जाती है या जो वोल्टेज हमने सीमित करा है उससे वैल्यू ऊपर हो जाती है तो जेनर डायोड में करंट विपरीत दिशा में बहने लग जाता है। उस स्पेसिफिक वोल्टेज को दोस्तों बोला जाता है नी वोल्टेज। और इसकी वजह से दोस्तों जेनर में एक ब्रेकडाउन होता है जिसके कारण से हमारा जो डिवाइस है वो डिवाइस सुरक्षित रहता है। दोस्तों जेनर डायोड क्या कर रहा है, एक कांस्टेंट वोल्टेज बना के चल रहा है। अगर उस कांस्टेंट वोल्टेज से वैल्यू ऊपर होती है तो उस कंडीशन में करंट जो अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में बह रहा था वो करंट फिर रिवर्स डायरेक्शन में बहने लग जाता है, जिसकी वजह से जेनर में एक ब्रेकडाउन होता है। और जब सर्किट टूटता है तो फर्दर कोई भी हैवी करंट फ्लो नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमारा जो इक्विपमेंट है वो सुरक्षित रहता है। तो ये वोल्टेज रेगुलेशन का काम करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66 है, एनालॉग मल्टीमीटर को VOM भी कहा जाता है। VOM का अर्थ क्या है? एनालॉग मल्टीमीटर आर ऑल्सो कॉल्ड VOM। VOM मीन्स दोस्तों VOM की फुल फॉर्म होती है वोल्ट ओम मिली एमीटर। तो दोस्तों ये तीन मेन फंक्शन को दर्शा रहा है। पहला है वोल्टेज, दूसरा है रेजिस्टेंस एंड तीसरा है करंट। तो हम ये तीनों किससे मेजर करते हैं? बेसिकली हम एक मल्टीमीटर से इन तीनों को मेजर करते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67 है, ट्रांसफार्मर की किस वाइंडिंग में फेरों की संख्या अधिक होती है? विच वाइंडिंग इन अ ट्रांसफार्मर हैज मोर नंबर ऑफ टर्न्स? दोस्तों हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग हमेशा ज्यादा रहती है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के, यानी कि जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतने ही नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगे। तो ट्रांसफार्मर को इसीलिए दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं, हम वोल्टेज के लेवल को बढ़ाते हैं। जो हमें प्राइमरी में वोल्टेज मिल रहा है उससे हम ज्यादा वोल्टेज सेकेंडरी में लेते हैं। मान लीजिए प्राइमरी में हमें 200 वोल्ट मिल रहा है तो सेकेंडरी में हम 400 वोल्ट निकालेंगे। तो इस कंडीशन में प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे लेकिन सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे। और दूसरा होता है दोस्तों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें हम प्राइमरी में तो ज्यादा वोल्टेज देते हैं लेकिन सेकेंडरी में हमें आउटपुट कम मिलता है या हम आउटपुट कम लेते हैं। तो इस कंडीशन में हम प्राइमरी की वाइंडिंग में ज्यादा फेयर होंगे लेकिन सेकेंडरी के वाइंडिंग में कम फेयर होंगे। तो ये होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च वोल्टेज कुंडलन। क्वेश्चन नंबर 68 है, प्रेरण प्रकार के ऊर्जा मापी पर धारा कुंडली और दाब कुंडली क्रमश डैश में जुड़े होते हैं। ऑन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर द करंट कॉइल एंड प्रेशर कॉइल आर कनेक्टेड इन डैश रिस्पेक्टिवली। दोस्तों इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में करंट कॉइल को या धारा कुंडली को जोड़ा जाता है सीरीज में और प्रेशर कॉइल को जोड़ा जाता है पैरेलल में, यानी कि इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और करंट कॉइल लोड करंट को कैरी करता है और प्रेशर कॉइल वोल्टेज को मेजर करने के काम आता है। दोस्तों एक और चीज मैं बताता चलूं, इंडक्शन टाइप मीटर में दो तरह की मैग्नेट यूज होती है। एक होती है शंट मैग्नेट और दूसरी होती है सीरीज मैग्नेट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर के। अगर हम राइट आंसर की बात करें तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हम धारा कुंडली को बाहर से श्रेणी क्रम में और दाब कुंडली को आपूर्ति से समांतर क्रम में जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, यदि समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो धारिता क्या होगी? इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ द कैपेसिटेंस विल बी। दोस्तों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है C = एप्सिलॉन नॉट A/D। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। A होता है एरिया और D होता है दोस्तों डिस्टेंस। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो कैपेसिटर एरिया के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस बढ़ेगा। लेकिन ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस बढ़ेगा या जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना ही कम कैपेसिटेंस होगा। अगर हम दो प्लेट की दूरी को आधा कर दें, बाकी चीजें हम कांस्टेंट रख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आधा करा तो 1/2, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा कितना? ट्वाइस, दुगना हो जाएगा कैपेसिटेंस। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। दृष्टिकारी एसी आपूर्ति को डीसी आपूर्ति में परिवर्तित करता है और दूसरा है प्रतिपक डीसी आपूर्ति एसी आपूर्ति में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन में पूछा गया है दृष्टिकारी एसी आपूर्ति को डीसी आपूर्ति में परिवर्तित करता है, यानी कि रेक्टिफाई कन्वर्ट्स एसी सप्लाई इनटू डीसी सप्लाई। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। रेक्टिफायर का काम है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। और जो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है प्रतिपक डीसी आपूर्ति
आपूर्ति AC आपूर्ति में परिवर्तित करता है, यानी कि इन्वर्टर कन्वर्ट DC सप्लाई इनटू AC सप्लाई। ये भी बिल्कुल सही बात है, इन्वर्टर DC सप्लाई को AC सप्लाई में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा दोस्तों चॉपर होता है एक जो DC को DC में कन्वर्ट करता है, और साइक्लो कन्वर्टर होता है जो AC को AC में कन्वर्ट करता है। तो ये 4 मुख्य डिवाइस होते हैं जो वोल्टेज के सोर्स को कन्वर्ट करते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कथन पहला और कथन दूसरा दोनों ही सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर के लाभ है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर? दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर वोल्टेज नापने के काम आता है। इसके कुछ खास एडवांटेज होते हैं। पहला होता है लो पावर कंजप्शन का, ये बहुत कम ऊर्जा को खर्च करता है क्योंकि इसके अंदर दोस्तों लगे होते हैं ट्रांजिस्टर और IC इंटीग्रेटेड सर्किट, जिनको बहुत कम पावर की जरूरत होती है एज कम्पेयर टू जो हम पुराने एनालॉग मीटर्स का यूज करते थे। दूसरा, ये काफी लो लेवल के सिग्नल को भी डिटेक्ट कर लेता है। इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर में दोस्तों हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है, इसका मतलब ये काफी कम करंट को इस्तेमाल करते हैं। इम्पीडेंस एक तरीके का रेजिस्टेंस ही होता है, तो इसी वजह से इसमें काफी कम करंट इस्तेमाल होता है, और यही एक मेन कारण होता है हम वीक वोल्टेज लेवल को भी मेजर कर पाते हैं। और तीसरा है हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, उच्च आवृत्ति सीमा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर से 1 वोल्ट से लेके कई हजार वोल्ट तक को इजीली मेजर कर पाते हैं। वोल्टेज नापने की रेंज इसकी काफी ज्यादा हाई रहती है और इसकी एक्यूरेसी भी काफी ज्यादा अच्छी रहती है। सो दोस्तों इसकी जो तीनों कथन है, निम्न शक्ति खपत, निम्न स्तर वाले सिग्नलों की जांच, उच्च आवृत्ति सीमा, ये तीनों ही ऑप्शन राइट है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में 251 वोल्ट से 650 वोल्ट तक के वोल्टेज को डैश वोल्टेज कहा जाता है। इन इंडिया वोल्टेज इन द रेंज फ्रॉम 251 वोल्ट टू 650 वोल्ट इज कॉल्ड डैश वोल्टेज। दोस्तों एक चार्ट बनाते हैं हम पहले, जिससे आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा। ये वोल्टेज क्लास, मैक्स वोल्टेज, लो वोल्टेज क्लास पे जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है वो 250 वोल्ट होता है। वहीं हम मीडियम क्लास की बात करें तो उसका जो मैक्सिमम वोल्टेज लेवल होता है वो 650 वोल्ट होता है। हाई वोल्टेज का लेवल 33,000 वोल्ट या 33 kV होता है, और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का जो लेवल होता है वो ग्रेटर देन 33 kV होता है। तो ये होती है 4 तरह की वोल्टेज क्लास। अब इसमें पूछा गया है 251 से लेके 650, तो 250 तक तो ऑलरेडी लो वोल्टेज है, तो 251 से 650 तक कौन सा वोल्टेज आता है? मीडियम वोल्टेज आता है या मध्यम वोल्टेज आता है। सो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 73 है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज इनकरेक्ट? दोस्तों सबसे पहली चीज की आइडियल ट्रांसफार्मर होता क्या है? आइडियल ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों जिसकी एफिशिएंसी 100% होती है, यानी कि इसमें कोई भी लॉसेस, कोई भी हानि नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी लीकेज फ्लक्स जनरेट नहीं होगा, क्योंकि लीकेज फ्लक्स जब जनरेट होता है तो उसमें लॉसेस बढ़ जाते हैं। अगर कोई लॉसेस नहीं है तो इसका मतलब इसमें कॉपर लॉस भी नहीं होगा, साथ में इसमें कोल लॉस भी या आयरन लॉस भी नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कोल लॉसेस नहीं है तो इसमें एडी करंट लॉस भी नहीं होगा और इसमें हिस्टैरिसीस लॉस भी नहीं होगा। तो एक ही चीज से हम कितनी चीजों को रिलेट कर पा रहे हैं, आप इससे आराम से देख सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम ऑप्शन की बात करें, पहले ऑप्शन बी देखते हैं। इसमें कोई क्षरण फ्लक्स नहीं होता या लीकेज फ्लक्स नहीं होता, ये बात बिल्कुल ठीक है। चुंबकीय परिपथ में कोई हानि नहीं होती, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। और ऑप्शन डी है, विद्युत परिपथ में कोई हानि नहीं होती, ना ही मैग्नेटिक लॉस होता है ना ही इलेक्ट्रिक लॉस होता है। तो ये दोनों बातें ही ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज लिखी है, कोर की पारगम्यता एकल होती है, यानी कि इसकी परमेबिलिटी की वैल्यू 1 होती है आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पहली बात, परमेबिलिटी या पारगम्यता क्या होती है? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी मटेरियल या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड को आसानी से कंडक्ट कर सके, उसे बोला जाता है परमेबिलिटी। ये एक तरीके की कंडक्टिविटी होती है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी में बात करते हैं या इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में बात करते हैं तो उसमें हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या बताता है कि कितनी आसानी से किसी एक वायर में करंट फ्लो हो सकता है, वो कंडक्टिविटी दर्शाता है। परमेबिलिटी ये दर्शाता है कि कितनी आसानी से किसी भी एक डिवाइस में मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर सकता है या मैग्नेटिक लाइन पास कर सकती है, ये बताता है परमेबिलिटी। तो आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में जो उसकी परमेबिलिटी होनी चाहिए वो 1 नहीं होनी चाहिए, इसकी परमेबिलिटी होनी चाहिए असीमित, इनफाइनाइट। मतलब कि जितनी भी मैग्नेटिक लाइन है वो सारी मैग्नेटिक लाइन या जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है वो सारा फील्ड ट्रांसफार्मर से पास हो, कोई भी ऐसी एक लाइन ना हो जो ट्रांसफार्मर से बाहर की तरफ बहे, तो इसकी परमेबिलिटी होनी चाहिए इनफाइनाइट। तो
तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर में पारगम्यता क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए असीमित। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, अग्र अभिनीत और पश्व अभिनीत और आदर्श डायोड के समय क्रमर्स डैश है ड्यूरिंग फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस एंड आइडल डायोड एज डैश रिस्पेक्ट। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है पीएन जंक्शन डायोड के बारे में, और पीएन जंक्शन डायोड में दो कंडीशन होती है, एक फॉरवर्ड बाइस की कंडीशन यानी कि अग्र अभिनीत। इस कंडीशन में क्या होता है, जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट फ्लो करने लग जाता है। आइडल डायोड के केस में फॉरवर्ड बाइस की कंडीशन में रेजिस्टेंस होगा 0 और कंडक्टेंस होगा या कंडक्टिविटी होगी इसकी इनफाइनाइट। ये आदर्श डायोड की बात चल रही है, तो आदर्श डायोड में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा, करंट बिल्कुल इजीली फ्लो करेगा। और वहीं बात करें हम रिवर्स बाइस कंडीशन में, रिवर्स बाइस कंडीशन को आप पता ही है आपको कि उसमें करंट फ्लो नहीं करता है, ये करंट को पूरी तरीके से ब्लॉक करता है। तो इस केस में रेजिस्टेंस हो जाएगा इनफाइनाइट और कंडक्टेंस हो जाएगा 0। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत चालकत्व और शून्य प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 75 है, विद्युत वेल्डन उपकरण सबसे बेहतर ढंग से किस पर कार्य करते हैं? इलेक्ट्रिक वेल्डिंग इक्विपमेंट वर्क बेस्ट। दोस्तों वेल्डिंग का काम क्या है, दो मेटल्स को ज्वाइन करना। एक फिलर मेटल की मदद से हम दो मेटल्स को ज्वाइन करते हैं। इसमें हमें क्या चाहिए होती है, हाई इंटेंसिटी ऑफ हीट चाहिए होती है, ताकि जिस एरिया को हम वेल्ड करने वाले हैं वो एरिया जल्दी से पिघल जाए और फिलर मेटल यहाँ पे फिल हो जाए और एक अच्छा बॉन्ड बन जाए। और वेल्डिंग मटेरियल क्या प्रोड्यूस करते हैं, आर्क प्रोड्यूस करते हैं। और आर्क किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, आर्क प्रोड्यूस होती है करंट की वजह से। तो करंट यहाँ पे एक लीड रोल प्ले कर रहा है। वेल्डिंग के मामले में करंट क्या है, हीरो है, और वोल्टेज क्या है, साइड एक्टर। कैसे, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ऑलरेडी इतना तो बता ही चुके हैं, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में दोस्तों हाई करंट और लो वोल्टेज की जरूरत होती है। हाई करंट क्या करता है, सफिशिएंट हीट प्रोवाइड करता है, और लो वोल्टेज एक स्टेबल आर्क को जनरेट करने में काम में आता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न वोल्टेज और उच्च धारा। क्वेश्चन नंबर 76 है, विशिष्ट सौर सेल की दक्षता डैश है, टिपिकल सोलर सेल एफिशिएंसी इज। दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें आपको याद करना होता है, ये क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है। जो सोलर सेल की मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है वो होती है दोस्तों अराउंड 12 से लेके 25% तक। जो आज तक सोलर सेल की मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव करी गई है वो अराउंड 46% तक अचीव की गई है। मतलब 50% भी हमने आज तक कभी सोलर सेल की एफिशिएंसी को अचीव ही नहीं करा है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77 है, ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी? दोस्तों एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नियम क्या कहता है, ऊर्जा के संरक्षण का नियम ये कहता है, ना ही हम ऊर्जा को बना सकते हैं ना ही हम ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं, हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सनलाइट का उपयोग करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाने में। किसकी मदद से? सोलर सेल की मदद से हम सनलाइट का उपयोग करते हैं एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाने में। अभी हमने बात करी थी सोलर सेल की जो एफिशिएंसी होती है वो 20% से लेके 25% तक होती है, या 12 से लेके 25% तक होती है। मान के चलिए सूरज की रोशनी 100% पड़ी सोलर सेल पे, इसने केवल 20 से लेके 25% तक की सूरज की रोशनी को इस्तेमाल कर पाया। बाकी की जो 75% एनर्जी है वो खत्म नहीं हुई है, वो कहीं लॉस हो गई है इन द फॉर्म ऑफ हीट। वो एनर्जी कहीं लॉस हो गई है, नष्ट नहीं हुई है। जैसे मान लीजिए एक सर्किट है, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये वोल्टेज है। जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप आता है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो में बाधा उत्पन्न करता है। तो इसने क्या करा, अभी जो हमें करंट यहाँ पे 1 एम्पेयर था, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस ऐड करा, अब हमें करंट 0.5 एम्पेयर मिला। इसका मतलब ये नहीं है कि 0.5 एम्पेयर करंट यहाँ पे नष्ट हो गया है, इसका मतलब ये है 0.5 एम्पेयर करंट हीट के रूप में परिवर्तित हो गया है। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है और उसको डेसिपेट करता है, उसको बाहर फेंकता है हीट के रूप में। तो यहाँ पे एनर्जी का रूप बदला है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 78 है, प्रेरित ईएमएफ इसे बनाने वाले बल के लिए एक विरोधी बल स्थापित करेगा, इसे किस रूप में जाना जाता है? द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल सेट अप एन अपोजिंग फोर्स टू द फोर्स क्रिएटिंग इट, इट इज नोन एज। उसे बोला जाता है दोस्तों लेंस का नियम। लेंस के नियम के अनुसार दोस्तों जब भी कोई चुंबकीय क्षेत्र किसी चालक में परिवर्तन उत्पन्न करता है तो वो चालक एक प्रेरित विद्युत वाहक बल या ईएमएफ जनरेट करता है। तो ये ईएमएफ दोस्तों क्या करता है, उसके बाद ये ईएमएफ भी एक विपरीत बल उत्पन्न करता है जो उस बल का विरोध करता है जिसने इसे बनाया है। तो उसको दूसरे शब्दों में ऐसा बोल सकते हैं दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र जिस दिशा में बदल रहा है, प्रेरित ईएमएफ भी उसी दिशा में बहने का प्रयास करता है जिससे उसके परिवर्तन को रोका जा सके। मैं इसकी डेफिनेशन एक बार इंग्लिश में बता देता हूँ। व्हेन ईएमएफ इज जनरेटेड बाय चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट प्रोड्यूसेस अ करंट whose magnetic
मैग्नेटिक फील्ड अपोज द चेंज विच प्रोड्यूस इट, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। डी फाई और डी टी क्या बताते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। दोस्तों इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक तार का लूप है, ये आपके पास एक तार का लूप है और उसके पास आप एक चुंबक को लेके जाते हैं, एक मैग्नेट को उसके पास लेके जाते हैं। जैसे ही चुंबक उस लूप के पास से गुजरेगा तो वो लूप एक चुंबकीय क्षेत्र में बदल जाएगा, जिसकी वजह से ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो लेंज लॉ के नियम के अनुसार जो ईएमएफ जनरेट हुआ है वो फिर क्या करेगा, वो भी एक विपरीत चुंबकीय क्षेत्र बनाने का प्रयास करेगा जो उस चुंबक द्वारा बनाए गए चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करेगा। इसका मतलब लूप में जो प्रेरित विद्युत धारा है चुंबक को दूर धकेलने का प्रयास करेगी। सो ये बताता है दोस्तों लेंज लॉ। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्न तनाव केबलों को आमतौर पर डैश तक उपयोग किया जाता है। लो टेंशन केबल आर जनरली यूज्ड अप टू। दोस्तों इसको भी एक टेबल की मदद से समझ लेते हैं, टाइप ऑफ केबल और वोल्टेज लेवल। तो लो टेंशन केबल LT केबल में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, उसकी जो वोल्टेज लेवल होता है वो 0 से 1 kV तक होता है। हाई टेंशन केबल का जो वोल्टेज लेवल होता है वो 1 से लेके 11 kV तक होता है। सुपर टेंशन ST केबल का जो वोल्टेज लेवल होता है वो 11 से 33 kV तक होता है। एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल का EST जिसे मैं लिख रहा हूँ, उसका जो वोल्टेज लेवल होता है वो 33 से 66 kV का होता है। और एक्स्ट्रा सुपर हाई टेंशन या EST केबल का जो वोल्टेज लेवल होता है वो अबव 66 kV का होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है लो टेंशन केबल का, तो लो टेंशन केबल की जो वोल्टेज रेंज है वो 0 से 1 kV है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन P प्रकार अशुद्धता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ P टाइप इम्प्योरिटी। यहाँ पे P टाइप इम्प्योरिटी, N टाइप इम्प्योरिटी किसे दर्शाता है? ये सेमीकंडक्टर डिवाइस को दर्शाता है। इसे हिंदी में बोले तो अर्धचालक उपकरण को ये दर्शा रहा है। सेमीकंडक्टर भी दोस्तों दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है N टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है P टाइप सेमीकंडक्टर। जो बिल्कुल प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें कोई भी अशुद्धता नहीं होती है, कोई भी डोपिंग नहीं होती है, उसे बोला जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब हम किसी सेमीकंडक्टर में डोपिंग कर देते हैं, उसमें अशुद्धता डाल देते हैं, उसे बोला जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और डोपिंग भी दो तरह की होती है, एक होती है N टाइप डोपिंग और दूसरी होती है P टाइप डोपिंग। P टाइप डोपिंग में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और N टाइप डोपिंग में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। P टाइप डोपिंग के जो एग्जांपल है, जो एलिमेंट है P टाइप डोपिंग के, वो हैं इंडियम, बोरॉन और एल्यूमिनियम। आर्सेनिक आता है दोस्तों N टाइप डोपिंग में। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 81 है, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। दोस्तों व्हीटस्टोन ब्रिज प्रतिरोध मापने के लिए इस्तेमाल में आता है। ये एक कोशिश करता हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज का एक डायग्राम बना सकूं। सो दोस्तों ये एक थोड़ा सा खराब दिखने वाला व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें 4 भुजाएं होती है। यहाँ पे कनेक्ट होता है हमारा एक गैल्वेनोमीटर VRSQ। तो हमारे पास दोस्तों व्हीटस्टोन ब्रिज से हम मेजर कर लेते हैं प्रतिरोध को, रेजिस्टेंस को। इसमें 4 अलग अलग रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं और हमें 3 रेजिस्टेंस का मान ज्ञात होता है। हम उसकी मदद से चौथे रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन का उपयोग करते हैं। बैलेंस कंडीशन होती है जैसे PQRS है, इसमें 4 प्रतिरोध, तो P/Q इक्वल्स टू R/S। अगर मान के चलिए हमें R की वैल्यू निकालनी है, हम बैलेंस कंडीशन को लेंगे, उसमें हम P, Q और S की वैल्यू को डाल देंगे, उससे हमारी R की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 82 है, एक त्रिक तरंग कुंडली में डैश समांतर पथ होंगे। और XXX वेव वाइंडिंग विल हैव डैश पैरेलल पाथ। दोस्तों वेव वाइंडिंग में जो कॉइल कनेक्ट होती हैं वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट रहती हैं और इसमें जो पैरेलल पाथ होते हैं, जो समांतर पथ होते हैं, वो हमेशा इक्वल होते हैं 2 के, भले ही कितने भी पोल वहां पे लगाए जाए। क्योंकि अगर हम लैप वाइंडिंग की बात करें, उसमें जो कॉइल कनेक्ट होती है वो पैरेलल में कनेक्ट होती हैं और उसमें जो पैरेलल पाथ होते हैं, जो समांतर पथ होते हैं, वो पोल के बराबर होते हैं। जितने पोल होंगे उतने ही पैरेलल पाथ होंगे। फिलहाल अभी हम वेव वाइंडिंग की बात कर रहे हैं, तो वेव वाइंडिंग में अगर सिंपल वेव वाइंडिंग है, समान वेव वाइंडिंग है, तो उसमें क्या होगा, उसमें पैरेलल पाथ 2 के बराबर होंगे। लेकिन अगर मल्टीप्लेक्स वेव वाइंडिंग है, जिसे त्रिक कुंडली बोला जाता है, उसमें पैरेलल पाथ होते हैं 2m। m होता है यहाँ पे कुंडली की बाहुलता या मल्टीप्लिसिटी ऑफ वाइंडिंग। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है XXX वेव वाइंडिंग, तो m है यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा 2 × 3 विच इज इक्वल टू 6। तो वेव वाइंडिंग में 6 समांतर पथ होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, लेड एमल सेल की दक्षता डैश पर निर्भर नहीं करती है। द एफिशिएंसी ऑफ अ लेड एसिड सेल डज नॉट डिपेंड ऑन दी। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि लेड एसिड सेल की जो एफिशिएंसी है वो किस पे डिपेंड करती है। सबसे पहले वो डिपेंड करती है इंटरनल रेजिस्टेंस पे, दूसरा ये डिपेंड करती है रेट ऑफ चार्ज एंड डिस्चार्ज, तीसरा ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। तो अगर मान के चलिए एक सेल का इंटरनल
रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उस केस में बैटरी में जो चार्ज की खपत है वो भी ज्यादा हो जाएगी, तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अगर सेल में रेट ऑफ चार्ज और डिस्चार्ज भी ज्यादा होगा तो उस केस में भी लेड एसिड सेल की एफिशिएंसी कम हो जाती है, क्योंकि कुछ कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाती हैं। और टेम्परेचर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैटरी की एफिशिएंसी में। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो केमिकल रिएक्शन काफी तेज रिएक्ट करेंगी, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर रहे हैं, जो होता है हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। सो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा कि प्रेशर डायरेक्टली कोई भी इंपैक्ट नहीं डालता है लेड एसिड दक्षता पर। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, प्रेरण तापन में उपयोग की जाने वाली आवृत्तियों की सीमा डैश है। द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज्ड इन इंडक्शन हीटिंग इज। दोस्तों इंडक्शन हीटिंग डिपेंड करती है, इसका प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो एडी करंट इंड्यूस होगा। अभी हमने कई बार बात करी है कि एडी करंट लॉसेस, तो एडी करंट लॉसेस क्या है, एक तरीके के हीट लॉस है, और ये ट्रांसफॉर्मर में, ये आपकी डीसी मोटर में अच्छे नहीं होते हैं, दे आर बेसिकली लॉसेस, तो हम इनको अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें केटल्स में, इलेक्ट्रिक केटल्स में, जहाँ पे जिसमें हम पानी गर्म करते हैं, तो उसमें जो सिद्धांत यूज होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत होता है। उसमें जो कारक है वो है एडी करंट। एडी करंट की जो हीट होती है उसी से हमारी जो वाटर है, चाहे और भी कोई सब्सटेंस है, उसको हम गर्म करते हैं, और एडी करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। तो जितनी ज्यादा हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी उतनी ही हमें अच्छी हीटिंग मिलेगी, और जो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो होती है अबव 1 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेंज हम एडी करंट इंडक्शन हीटिंग में हम यूज करते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 85 है, नाइक्रोम तार किस मिश्र धातु से बना हुआ होता है। नाइक्रोम वायर इज एन अलॉय ऑफ। पहले तो नाइक्रोम एक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, और ये बना होता है दोस्तों निकल एंड क्रोमियम का। जो निकल की मात्रा होती है वो 80% होती है, और जो क्रोमियम की मात्रा होती है उसमें वो 20% होती है। तो ये भी एक रेशियो आपको याद करने वाला है, इंपॉर्टेंट रेशियो है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि नाइक्रोम में निकल और क्रोमियम की मात्रा कितनी होती है, तो वो 80 और 20% होती है। नाइक्रोम का जो रेजिस्टेंस होता है, इसका रेजिस्टेंस काफी हाई होता है, और इसमें लेस कोरिजन भी होता है। तो बेसिकली नाइक्रोम हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए काम आता है। सो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 86 है, डीसी मशीनों में प्रतिरूपी डमी कुंडलों का कार्य क्या है। द फंक्शन ऑफ डमी कॉइल इन डीसी मशीन इज। दोस्तों डीसी मशीन में डमी कॉइल का काम होता है आर्मेचर को मैकेनिकली बैलेंस करना, टू बैलेंस द आर्मेचर मैकेनिकली। दोस्तों डमी कॉइल को हम आर्मेचर स्लॉट्स में प्लेस करते हैं। डमी कॉइल इज प्लेस्ड एट आर्मेचर स्लॉट। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे आर्मेचर नंबर ऑफ स्लॉट्स ज्यादा हो जाते हैं, हमें इतनी ज्यादा वाइंडिंग की एक डीसी मशीन में जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम बाकी जो स्लॉट्स हैं उनको हम खाली नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर हम डीसी मशीन के बाकी स्लॉट्स को खाली छोड़ देंगे तो एक तो मोटर में वाइब्रेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और मोटर मैकेनिकली इम्बैलेंस हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम डमी कॉइल का इस्तेमाल करते हैं। डमी कॉइल की वायर को दोनों एंड से शॉर्ट कर दिया जाता है ताकि उसमें कोई भी करंट फ्लो ना कर पाए। इसको हम आर्मेचर स्लॉट्स में लगा देते हैं, और इसका इस्तेमाल केवल इतना ही है कि ये मैकेनिकली आर्मेचर स्लॉट को बैलेंस कर ले, जिससे हमें कोई भी वाइब्रेशन या कोई और दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, और इनको दोस्तों कम्यूटेटर के साथ भी कनेक्ट नहीं करा जाता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये यांत्रिक रूप से आर्मेचर को संतुलित करता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, चुंबक वाहक बल मैग्नेटोमोटिव फोर्स की इकाई यूनिट क्या है। द यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स MMF इज। दोस्तों एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जब करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है, और एक डिवाइस में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो कर रहा है तो किसके कारण से करता है, वो मैग्नेटोमोटिव फोर्स के कारण करता है। यहाँ से बोलते हैं चुंबक वाहक बल, और MMF होता है दोस्तों नंबर ऑफ टर्न्स इनटू एम्पेयर। तो इसकी जो यूनिट होती है एम्पेयर टर्न। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 88 है, एक फ्यूज को डैश में पसंद नहीं किया जाता है। अ फ्यूज इज नॉट प्रिफर्ड इन। दोस्तों फ्यूज का काम है किसी भी मेन लाइन को कट आउट कर देना इन केस ऑफ एनी फॉल्ट। अगर कोई भी फॉल्ट आता है तो मेन लाइन को कट आउट कर देना ताकि ओवर करंट या ओवरलोड से हम बच सके। तो फ्यूज को बेसिकली हम कहाँ लगाएंगे, ये मेन लाइन है, तो फ्यूज को हमेशा मेन लाइन में ही लगाया जाता है, उसे न्यूट्रल लाइन पे नहीं लगाया जाता है। क्योंकि दोस्तों न्यूट्रल लाइन क्या करती है, न्यूट्रल लाइन केवल रिटर्न पाथ प्रोवाइड करती है। मेन करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है, मेन लाइन से फ्लो हो रहा है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उदासीन तार यानी कि न्यूट्रल वायर। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत उपकरण सुरक्षा उपकरण के रूप में उपयोग नहीं किया जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सेफ्टी डिवाइस। दोस्तों परिपथ वियोजक यानी कि सर्किट ब्रेकर एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस है। भूषण परिपथ यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ये भी एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस है। और वियोजक फ्यूज यानी कि फ्यूज, ये भी एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस है। अर्थ टेस्टर एक सुरक्षा उपकरण नहीं है।
है। अर्थ टेस्टर का काम क्या है? ये अर्थ के रेजिस्टेंस को मेजर करता है, बस इसका इतना काम है, अर्थ के प्रतिरोध को मापना। बात करें हम सर्किट ब्रेकर की, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर की और फ्यूज की, तो ये ओवर करंट और ओवरलोड में सर्किट को ब्रेक कर देते हैं और हमें किसी भी इलेक्ट्रिक शॉक से बचाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90 है, नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल दक्षता कितनी होती है? व्हाट इज द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट? दोस्तों 4 तरह के प्लांट बेसिकली हम यूज करते हैं, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, डीजल इंजन और हाइड्रो पावर प्लांट। तो थर्मल की जो एफिशिएंसी होती है थर्मल पावर प्लांट की, वो 32 से लेके 42% तक होती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट की भी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट सेम होती है, 30 से लेके 40%। डीजल इंजन की होती है दोस्तों 35 से लेके 42% और हाइड्रो पावर प्लांट की अब 85% तक की एफिशिएंसी होती है। सबसे ज्यादा एफिशिएंसी आपको मिलेगी हाइड्रो पावर प्लांट में। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।